हेलो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज ये इस वीडियो लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है और आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स के बारे में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अपन केमिकल बेसिस पे कंपाउंड्स को देखें तो कंपाउंड्स तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है एसिड्स, दूसरा जो होता है वो होता है बेसिस और तीसरा जो होता है वो होता है सॉल्ट। तो इस पूरे चैप्टर में हमें एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो बढ़ते हैं और समझते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। इस चीज को समझने से पहले कि एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैटायन और एनायन क्या होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं उनको हम कैटायंस बोलेंगे और जो नेगेटिव चार्ज वाले आयंस हैं उसको हम एनायंस बोलेंगे। मतलब ये हैं क्या, ये आयंस हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस को हम एनायन बोलते हैं। अब कैटायन कैसा हो सकता है, तो H+ हो सकता है, Na+ हो सकता है, कैल्शियम डबल पॉजिटिव हो सकता है, एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, सिल्वर पॉजिटिव हो सकता है। इस तरीके से अगर आप देखोगे, ठीक है, NH4 पॉजिटिव हो सकता है। तो बहुत सारे हैं जिनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो नेगेटिव में आप देखोगे तो Cl- मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपको ब्रोमीन माइनस मिल सकता है, आयोडीन माइनस मिल सकता है, सल्फेट माइनस मिल सकता है, हाइड्रो ऑक्साइड माइनस मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो O2 माइनस मिल सकता है, ठीक है, O-2 मिल सकता है। तो ये सब जो है ये क्या है, ये सब हैं एनायंस। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास इतने सारे केटायंस हैं और इतने सारे एनायंस हैं, तो आप किसी को भी किसी के भी साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक आध एग्जांपल बताता हूं जिसमें हम किसी को भी किसी के साथ जोड़ के देखते हैं। मान लीजिए मैं सोडियम को क्लोरीन के साथ जोड़ता हूं, तो Na की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1। ब्रोमीन की क्लोरीन की कितनी हो जाएगी, -1। क्रिस क्रॉस करेंगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaCl। वैसे ही मान लीजिए अगर मैं कैल्शियम को जोड़ता हूं आयोडीन के साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम डबल पॉजिटिव, आयोडीन -1, क्रिस क्रॉस CaI2, ठीक है, CaI2। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। यहां तो मैंने कैटायन और एनायन के लिस्ट में सारे कैटायंस एनायंस डाले भी नहीं है। ये जो पार्ट मैं आपको अभी बता रहा हूं ये क्लास 9th का पार्ट है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको ये चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। तो आप किसी भी कैटायन को किसी भी एनायन के साथ जोड़ सकते हैं। मान लीजिए मैं ये एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्साइड के साथ जोड़ता हूं, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोक्साइड, +3 -1, क्रिस क्रॉस AlOH होल थ्राइस। वैसे ही मान लीजिए अगर मैं हाइड्रोजन को जोड़ दूं ब्रोमीन के साथ, तो क्या होगा, HBr, +1 -1, क्रिस क्रॉस बनेगा क्या, HBr। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कैटायन क्या ले रहे हो और आप एनायन क्या ले रहे हो। अब हमको क्या करना है दोस्तों कि किसी को भी किसी के साथ नहीं जोड़ना है। हम इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ दो लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दो को सेलेक्ट करेंगे, एक हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में, एक हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड के बारे में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अभी आपको हाइड्रोजन को अलग अलग के साथ जोड़ के दिखाता हूं। तो अगर मैं हाइड्रोजन को फर्स्ट में क्लोरीन के साथ जोड़ दूं तो क्या बनेगा, HCl, ये +1 ये -1, क्रिस क्रॉस कर लो तो क्या बनेगा, HCl। ये हो गया नंबर 1। सेकंड देखते हैं, H को Br के साथ जोड़ लेते हैं तो क्या बनेगा, HBr, +1 -1, क्रिस क्रॉस HBr। वैसे ही H को आयोडीन के साथ जोड़ लेते हैं, ये सेकंड था, ये थर्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, H, +1 आयोडीन, -1, क्रिस क्रॉस बन जाएगा HI। वैसे ही H को SO4 के साथ जोड़ देते हैं, फोर्थ हो जाएगा। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, H, +1 SO4 2- क्रिस क्रॉस करो बनेगा H2SO4। अब ये जो सारे के सारे बन रहे हैं HCl, HBr, HI, H2O, इन सबको हम बोलते हैं एसिड्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम कैटायंस में हाइड्रोजन को फिक्स कर दें और एनायन से हम कोई भी उठा लें, ठीक है, ये दोनों मत उठाइएगा क्योंकि जब आप H के साथ OH लोगे तो वाटर बन जाएगा, H के साथ O लोगे तो भी वाटर बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप कोई भी कैटायन ले सकते हो, एनायन ले सकते हो। अगर आप हाइड्रोजन के साथ कोई भी एनायन को जोड़ेंगे और एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो अल्टीमेटली जो आपके पास बनेगा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। बिल्कुल इसका ऑपोजिट अगर आप हाइड्रो ऑक्साइड लेकर के बनाइएगा,
एनायन साइड से और कैटायन को चेंज करते जाइएगा तो बेस बन जाएगा। बेस वाले पार्ट को मैं डिटेल में बाद में बेस वाले लेक्चर में समझाऊंगा, अभी हम सिर्फ एसिड को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसको और डेप्थ में समझते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैटायन में मुझे हमेशा H+ आयन लेना है और एनायन में मैं अलग अलग ले सकता हूं। अब एनायन में आप क्या क्या ले सकते हो, क्लोरीन माइनस ले सकते हो, ब्रोमीन माइनस ले सकते हो, आयोडीन माइनस ले सकते हो, सल्फेट 2 माइनस ले सकते हो, ठीक है, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस ले सकते हो, साइनाइड ले सकते हो आप, ठीक है, साइनाइड के बाद आप NO3 माइनस ले सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन दिस अलग अलग किस्म के एसिड्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि कैटायनिक पार्ट जो है वो हमेशा हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, एनायनिक पार्ट आप बदलते जाओगे। अब आपकी बुक में ऐसा डेफिनेशन नहीं दिया है, बुक वाले पार्ट में भी आएंगे, बट ये जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इसको अगर समझ जाओगे तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये दोनों बनेगा तो क्या बनेगा, HCl, ये दोनों मिलेगा तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, ये दोनों मिलेगा तो हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक, ये दोनों मिलेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों मिलेगा H2SO3, ठीक, फिर ये दोनों मिलेगा तो HCN और इधर का मिलेगा तो HNO3। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और बताता हूं आगे, इस चीज को समझिए। अगर HCl डिसोसिएट होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूट जाना। अगर HCl टूटेगा तो बनेगा क्या, H+ आयन बनेगा और Cl- बनेगा। HBr टूटेगा तो क्या बनेगा, H+ आयन बनेगा, Br- बनेगा। H2SO4 टूटेगा तो क्या बनेगा, H+ आयन बनेगा और SO4 2 आयन बनेगा। मतलब हर एक केस में जब भी एक एसिड टूटेगा एक चीज पक्का रिलीज होनी है और वो है H+ आयन, ठीक। तो ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट होने पर क्या रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। तो व्हाट इज एन एसिड, एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसोसिएट होने पर H+ आयन लिबरेट करता है, ठीक। ये सारे के सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो जब टूटेंगे, ठीक है, जैसे HCN, इसको तोड़िए तो बनेगा H+ और Cn-। तो क्योंकि ये H+ लिबरेट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन को समझते हैं। एन एसिड इज अ कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन। एक एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन, दैट कैन बी रिप्लेस्ड या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली, ठीक है। तो एक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जिसको या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली आप या तो किसी मेटल से या फिर ग्रुप ऑफ मेटल से जो कि एक मेटल के जैसा एक्ट कर रहा है उसके साथ आप रिप्लेस करा सकते हैं ताकि एक सॉल्ट बन जाए, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूं डेफिनेशन को, अभी एग्जांपल लेकर के भी समझाऊंगा कि डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जब एक मेटल के साथ या फिर मेटल एक्टिंग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट बनाता है और मेटल जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अब अगर अपन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझें तो मान लीजिए अभी जैसा मैंने आपको समझाया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। अब मान लीजिए इसको मैंने सोडियम नाम के एक मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम और हाइड्रोजन, ठीक है, इनके बीच में एक रेस लगेगी, ठीक है। ऐसा इमेजिन करो, देखो H+, इसको अगर तोड़ोगे तो दो टुकड़े हैं H+ और Cl-, और ये जो है ये ऑलरेडी एक मेटल है जो कि Na+ के फॉर्म में हो जाता है अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो। अब इमेजिन करो एक क्लास में दो लड़के हैं, एक लड़का हाइड्रोजन एक लड़का सोडियम और एक लड़की है, ठीक है। ये लोग ऑलरेडी एक कपल हैं, HCl नाम का कपल है। अब क्या हुआ, इस लड़की को एक बेहतर ऑप्शन मिल गया सोडियम के फॉर्म में, तो ये क्या की, ये जाकर के इसके साथ जुड़ गई, ठीक है, और ये H जो है ये अलग हो गया। तो हुआ क्या कि H+ जो है वो डिसोसिएट हो गया, H+ जो है वो बाहर आ गया और NaCl नाम का सॉल्ट बन गया। तो अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एसिड क्या होता है, एक एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके पास हाइड्रोजन होता है, ये देखो ये रहा इसका हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि रिप्लेस हो सकता है या तो कंप्लीटली या पार्शियली किसी मेटल से। सोडियम ने इसको रिप्लेस कर दिया और बन गया क्या, NaCl और H+ अलग हो गया। तो इस तरीके के सब्सटेंसेस को, ठीक है, मतलब यहां पर HCl को हम क्या बोलेंगे कि HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन में तो होलली या फिर पार्शियली दिया हुआ था, मैंने तो पूरा हाइड्रोजन हटा दिया। तो एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल है H2SO4। अब H2SO4 को मान लीजिए मैंने कैल्शियम के साथ
रिएक्ट करा दिया। ठीक, अब फिर से अगर इसको तोड़ के देखोगे तो क्या बन रहा है, H प्लस और SO4 का 2 माइनस, वैसे 2 H प्लस बनेंगे, मैं बैलेंसिंग पे नहीं जा रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर से अगर आप कैल्शियम देखोगे तो वो Ca डबल पॉजिटिव आयन बनाता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इन दोनों के बीच में रेस लगेगी। ठीक, अब इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कैल्शियम है, तो कैल्शियम और सल्फेट का कपल बन जाएगा, मतलब कैल्शियम सल्फेट कंपाउंड के फॉर्म में आ जाएगा, और H पॉजिटिव जो थी, ठीक है, जो H पॉजिटिव था वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ये दो चीज से हो सकता है, यहां पे मैंने पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस करा दिया तो ये होल रिप्लेसमेंट हो गया, कभी कभी एक पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट होता है, जैसे कि ये जो H2SO4 है, कभी कभी ये इस तरीके से टूटता है, H पॉजिटिव और HSO4 माइनस। ये HSO4 माइनस क्या है, इसको अपन बाइसल्फेट या फिर हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। अब अगर ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट कराएगा तो कैल्शियम और ये बाइसल्फेट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो कंपाउंड कैसे बनेगा, कैल्शियम की वैलेंसी +2, बाइसल्फेट -1, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, CaHSO4 होल ट्वाइस। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर कैल्शियम बाई सल्फेट, और हाइड्रोजन आयन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि जब एक मेटल या फिर मेटल जैसे सब्सटेंस में आप क्या ले सकते हो, अमोनियम ले सकते हो, उससे भी काम हो जाएगा, से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन को पार्टली या फिर होलली रिप्लेस कर देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे H2SO4 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसिड। ठीक है, अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अगर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड को देखें तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ओरिजिन के बेसिस पे। एसिड दो तरीके के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो जीव जंतुओं से पाए जाते हैं, जैसे कि टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, ये सब अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। सेकंड, बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स प्रेजेंट, सबसे पहला हाइड्रा एसिड, ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये हाइड्रा एसिड है। ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जैसे कि H2SO4, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सो एसिड। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन के हिसाब से अगर देखें तो एक एसिड जब टूटेगा तो वो कितना ज्यादा H प्लस आयन लिबरेट करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि वीक एसिड होगा। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड देखना हो तो ऐसा एसिड जो बहुत ज्यादा मोर H प्लस आयन लिबरेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और जो लेस H प्लस लिबरेट करेगा वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन आता है, बोले सर H2SO4 और H3PO4, इसमें देखिएगा तो ये 3 H प्लस रिलीज करेगा और ये जो है ये 2 H प्लस रिलीज करेगा, तो क्या H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है वीक एसिड। एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, आप उसके केमिकल फॉर्मूला को देख के नहीं बता सकते हो। ठीक है, एसिड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है वो आपको लेबोरेटरी में पता करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 थे और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 थे, लेट अस अज्यूम इसके 80 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए। एक मॉलिक्यूल टूटता है तो दो निकलता है, ठीक है, तो कितने हो गए, 80 × 2 160। मान लीजिए इसके 100 मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 30 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट हो पाए, 70 डिसोसिएट नहीं हो पाए। ठीक है, तो 30 × 3 90। अब देखो यहाँ पर ज्यादा H प्लस रिलीज हो गया, यहाँ का कम H प्लस रिलीज हुआ, तो वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा एटम जो है, कितने ज्यादा कंपाउंड के जो है वो आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट हो पा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ज्यादा H प्लस आएगा कि कम H प्लस आएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जो ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा, वीक एसिड कौन है, जो कम H प्लस रिलीज करेगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक होता है डाइल्यूट एसिड, इसमें भैया बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट होता है, और एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड जिसमें बहुत ही कम पानी प्रेजेंट होता है। ठीक, तो क्या कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में बदल सकते हैं? ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, कंसंट्रेटेड एसिड है, जैसे जैसे उसमें पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वो किस में चेंज हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड में। इससे आता है हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। मान लीजिए मेरे पास एक एसिड है जो कि कंसंट्रेटेड एसिड है और उसको मुझे चेंज करना है एक एक डाइल्यूट एसिड में, तो मैं किस तरीके से चेंज करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि ये जो प्रोसेस होता है ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर आती है। ठीक है,
दूसरा होगा क्या, मान लीजिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब, एक कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क में आपके पास अंदर की तरफ एक एसिड है HCl। आपने क्या किया, इसके अंदर पानी डाल दिया, वाटर उड़ेल दिया। जैसे ही आप इसके अंदर वाटर उड़ेलोगे, इसके अंदर से बहुत सारी हीट निकलेगी और वो हीट इतनी ज्यादा हो सकती है कि ये एसिड छिटक करके आपके ऊपर आ जाए और उसके कारण आपको सीवियर एसिड बर्न भी हो सकता है। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड, इट इज रॉन्ग टू ऐड वाटर इन एसिड्स। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, यू हैव टू ऐड एसिड टू वाटर इन एन अप्रोप्रिएट वे। अब भैया ये अप्रोप्रिएट वे क्या होता है, व्हाट इज दिस अप्रोप्रिएट वे, ठीक है, रॉन्ग तरीका है, ठीक है। कभी भी पानी एसिड में डायरेक्टली पानी ऐड नहीं करोगे, उसके कारण एसिड स्प्लैश हो सकता है, सीवियर बर्न हो सकता है। तो अप्रोप्रिएट तरीका क्या है, अप्रोप्रिएट तरीका है आप क्या करो, एक बीकर में पानी ले लो, ठीक है, टेक वाटर, और अब इसके अंदर क्या करो, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, कैसा करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको इसके अंदर एसिड डालना है और साथ में एक ग्लास रॉड से इसको चलाते रहना है, इसको स्टिर करते रहना है। जब आप इसको ग्लास रॉड से चलाते रहोगे तो होगा क्या कि जो हीट निकल रही है वो यूनिफॉर्मली पानी में मिक्स हो जाएगी, जिसके कारण वो स्प्लैश नहीं होगा। सो व्हाट इज द राइट वे ऑफ diluting an acid? The right way of diluting an acid is by adding acid to the water drop by drop and continuously stirring it। ठीक है, अब समझते हैं कि एक एसिड को बना कैसे सकते हैं। एसिड को बनाने के दो आसान तरीके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होता है सिंथेटिक मेथड, ठीक है। सिंथेटिक मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स के साथ अपन एसिड को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को ले लें, ठीक है, और उसको आपस में रिएक्ट कराएं, तो H2 और Cl2 को अपन को रिएक्ट कराना है। इसमें एक कंडीशन है कि ये आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क के प्रेजेंस में रिएक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक स्पार्क के प्रेजेंस में आपको इसको रिएक्शन कराना पड़ेगा। और जब भी आप ये कराएंगे तो आपके पास HCl गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और ये जो HCl है वो यहाँ पर क्या है, वो है एसिड, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके का मेथड होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स को करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एसिड बन जाता है। नेक्स्ट मेथड है बाय डिसॉल्विंग एसिड ऑक्साइड्स इनटू वाटर। व्हाट इज एन एसिड ऑक्साइड, सबसे पहले समझो, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, किस तरीके के ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक एसिडिक ऑक्साइड यहां पर ले लीजिए, मान लीजिए आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लिया और उसको आपने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो H2SO4 नाम का एक एसिड बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स विद वाटर से भी आपका क्या बन सकता है, एसिड बन सकता है। नेक्स्ट अगर अपन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एसिड जो है वो सोर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, खट्टा होता है एसिड। जैसे कि नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इस ठीक है, टमाटर है, इमली है, ये सारे जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं या फिर जितने भी खट्टे वेजिटेबल्स हैं, इन सारे के अंदर क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। तो फर्स्ट दे आर सोर इन टेस्ट। सेकंड, अगर आप एक ब्लू लिटमस का यूज करोगे और उसके ऊपर एसिड डालोगे तो वो लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं इंडिकेटर पढ़ाते टाइम लिटमस के बारे में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट वो अभी के लिए आप ये समझिए कि वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। कभी कभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि ड्राई HCl को जब हम लिटमस सोल्यूशन टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, लिटमस पेपर के ऊपर ड्राई HCl डालते हैं तो वो अपना कलर बदलता नहीं है। तो क्यों नहीं बदलता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसिड जो है वो H+ आयन लिबरेट करता है, लेकिन जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होगा, ड्राई फॉर्म में होगा, तो वो H+ रिलीज ही नहीं करेगा। और जब वो H+ रिलीज नहीं करेगा तो वो ब्लू से रेड चेंज भी नहीं होगा। उसी में आप थोड़ा सा 2 ड्रॉप पानी डाल दीजिए तो वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। अगला, एसिडिक जो है, एसिड्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही शो करते हैं, क्योंकि HCl का जब आप एक्वस सोल्यूशन लोगे तो वो टूट के H+ और Cl- बना लेगा। भैया H+ लिबरेट करेगा तभी तो एसिड होगा। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो अगर आप उसके एक्वस सोल्यूशन को देखोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेगा, क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एसिड जब भी कुछ सर्टेन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं वो सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। चलिए कोई भी एक एसिड ले लीजिए, HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, HCN ले सकते हो, ठीक है। मैं सबसे आसान वाला ले ले रहा हूं HCl।
मान लीजिए मैंने इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या होगा, अभी अभी मैंने पढ़ाया था सोडियम और क्लोरीन मिलकर के कंपाउंड बना लेंगे, NaCl बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक है, तो क्या लिबरेट होगा, H प्लस, और H दूसरे H के साथ मिलकर के मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 बना लेगा। ठीक, यहाँ पर एक रिएक्शन किया हुआ है, ठीक है, इसमें जिंक का इस्तेमाल किया है, तो इस बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है उसमें क्या किया है उसने, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ठीक है, क्या लिया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। अगर अपन सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला देखेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर H2SO4 ले लिया, साथ में जिंक ग्रैन्यूल्स लिया है, जिंक ग्रैन्यूल्स का फॉर्मूला होता है Zn। अब जैसे ही ये दोनों रिएक्ट होगा, ठीक है, जिंक जो है वो जाएगा H2SO4 के साथ कंपाउंड बना लेगा, तो वो क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा, साथ में H प्लस लिबरेट होगा जो दूसरे H प्लस के साथ मिलके H2 बना लेगा। यहां तक ठीक है, सेम रिएक्शन है, एसिड रिएक्शन विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो ये हाइड्रोजन के जो बुलबुले निकल रहे हैं, ठीक है, ये बुलबुले यहां से होते हुए आगे जाएंगे, ठीक है, और यहां पे हमने क्या किया है, एक सोप सॉल्यूशन लिया है, तो सोप सॉल्यूशन से जब हाइड्रोजन के बुलबुले निकलेंगे तो ये जो सोप का बुलबुला बनेगा और इस सोप के बुलबुले के अंदर क्या है, H2 गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। और अपन ने केमिकल रिएक्शन चैप्टर में भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस के पास जब फायर लेके आते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, किस तरीके से बर्न होती है, विद अ पॉप साउंड। तो क्या होगा, पॉप साउंड के साथ ही हाइड्रोजन गैस बर्न होगी, ठीक है। ध्यान रखें कि एसिड से रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसिड जो है उससे जलने का खतरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड्स की। एसिड्स कैन रिएक्ट विद बेस, एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है। तो एक एसिड ले लेता हूं, ठीक है, HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, हाइड्रोजन साइनाइड ले सकते हो, कुछ भी ले लो, ठीक है, उसको बेस के साथ रिएक्ट कराओ। अब भैया सवाल उठता है बेस के साथ रिएक्ट कराने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कि बेस क्या है। अभी मैं एक बेस लेकर रिएक्शन बता देता हूं, जब इसका नेक्स्ट पार्ट बेस वाला वीडियो आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बेस क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक बेस ले लेता हूं NaOH, सबको इसी के साथ रिएक्ट कराता हूं, ठीक है। तो एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म NaCl प्लस वाटर। अगर ये वाला होगा तो क्या होगा, HOH मिलके पानी बना लेंगे और Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं समझ में आता है Na2SO4 होगा कि NaSO4 होगा। भैया वैलेंसी याद करो, वैलेंसी, ठीक है, Na+1 SO4 -2 क्रिस क्रॉस करो, बना क्या, Na2SO4 साथ में वाटर। नेक्स्ट अगर आप देखोगे हाइड्रोजन साइनाइड, HOH मिलके बना लेगा पानी, बचेगा क्या, NaCN, Na की वैलेंसी +1 साइनाइड की -1 क्रिस क्रॉस करो, बनेगा NaCN प्लस H2O। तो इस तरीके से आप चाहो तो किसी भी एसिड को लेके बेस के साथ रिएक्ट करा सकते हो और बनेगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। भैया अब ये मेटल कार्बोनेट क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर वापस इसमें आएंगे। मान लीजिए मुझे बनाना है सोडियम कार्बोनेट, क्या बनाना है, सोडियम कार्बोनेट। वैलेंसी के हिसाब से चलते हैं, सोडियम Na वैलेंसी +1, कार्बोनेट CO3 वैलेंसी -2, क्रिस क्रॉस कर लो, बनेगा क्या, Na2CO3। और एक बना के देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना के देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca वैलेंसी +2, कार्बोनेट वैलेंसी -2, सिंप्लीफाई कर लो, +1 -1 क्रिस क्रॉस करो, बनेगा CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से आप अलग अलग मेटल कार्बोनेट्स बना सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेटल कार्बोनेट आपको समझ में आ गया। अब वापस आते हैं एसिड के साथ इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जब भी एक एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी करा सकते हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 या फिर CaHCO3, इस तरीके का जो है इसको अपन बोलते हैं मेटल कार्बोनेट। जब भी इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनेगा सॉल्ट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है ये एक्सपेरिमेंट, इसको देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सोडियम कार्बोनेट लिया है, ठीक है, क्या ले लिया है उसने, सोडियम कार्बोनेट। अगर आप सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। अभी अभी मैंने समझाया था ये कैसे आया। इसके अंदर एसिड ले लिए, एसिड कौन सा ले लिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लिए, ठीक है। अब क्या करने वाला है भैया, दोनों को रिएक्ट कराने वाला है, मतलब HCl रिएक्ट्स विथ
Na2CO3। जैसे ही आप ये कराओगे क्या बनेगा, बनेगा NaCl, सॉल्ट बन गया, ठीक है, ये देखो मिला के NaCl, साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। अब होगा क्या, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सॉल्ट तो वहीं के वहीं डिसॉल्व रह जाएगा वाटर में, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस है, ये बाहर की तरफ आएगी इस पाइप से, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होगा, ये इस पाइप से आई, यहां से निकला ये गैस, इस पाइप से निकल करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया और इसको इसके अंदर भेज दिए। अब यहां पे हमने क्या किया, पहले से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रखा था, CaOH, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गया तो एक रिएक्शन फिर से हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था, एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था जब लाइम वाटर जो है उसमें पानी डालते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मिल्की हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो गैस आई थी बाहर, ये कौन सी गैस थी, ये गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा कि जब भी एक एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक तो बनता है सॉल्ट, एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनता है वाटर, ठीक। अब इस रिएक्शन को यूज करेंगे और एक डिवाइस बनाएंगे जिसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। अब समझते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर वर्क कैसे करता है। फायर एक्सटिंग्विशर में इस तरीके से एक टीन का डिब्बा होता है, ठीक है, टीन का सिलेंडर होता है। इस टीन के सिलेंडर के अंदर अपन सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 का सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो, सोल्यूशन फॉर्म में भी ले सकते हो, जनरली हम सोल्यूशन फॉर्म में ले लेते हैं। साथ में एक कांच की बॉटल होती है, इस कांच की बॉटल के अंदर अपन एक एसिड डालते हैं। यहां पर जो कांच की बॉटल के अंदर एसिड डाला हुआ है वो है H2SO4, आप चाहो तो HCl भी डाल सकते हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होता है, ऊपर में एक पिन होता है, इस पिन को हम बोलते हैं प्लंजर। अब जैसे ही हमें दोनों फायर, कहीं पे आग लग गई तो हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के पिन को प्रेस करते हैं। जैसे ही हम पिन को प्रेस करते हैं ये कांच की बोतल टूट जाती है और ये पूरा एसिड जो है वो जा करके इस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे ये इस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, होता क्या है, H2SO4 reacts with Na2CO3 एंड एज अ प्रोडक्ट बनता है Na2SO4 जो कि सॉल्ट है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दोनों सिलेंडर के अंदर ही रह जाते हैं, लेकिन ये जो है ये गैस है और ये गैस इस नोजल से होते हुए और बाहर आती है और इसको हम ब्लो करते हैं फायर के ऊपर। अब कंबशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो अगर आप फायर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लो करोगे तो कंबशन नहीं हो पाएगा और फायर जो है वो बुझ जाएगी। इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इस डिवाइस को हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले समझो, कभी कभी क्या होता है कि जो सॉल्ट बनता है, ठीक है, या जैसे कि अपन ये पिछले वाले एग्जांपल में देखा था कि यहां से अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर ब्लो किया था। कभी कभी ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्सेस में हो जाता है, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब एक्सेस में हो, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो कर रहे होते हैं और हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो कर देते हैं, तो सबसे पहले तो क्या हुआ था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था। लेकिन जब इस कैल्शियम कार्बोनेट में आप और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहने देते हो, कंटिन्यूअसली और एक्सेस में पास करते हो, तो एक नया सा सब्सटेंस बन जाता है जिसका नाम है CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि पानी के अंदर सॉल्यूबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें एसिड्स की, तो एसिड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एसिड्स जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मतलब मेटल ऑक्साइड्स, जैसे कि ले लो कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, ठीक है, HCl को मान लीजिए एसिड हो गया, ये हो गया ऑक्साइड ऑफ मेटल, आपस में रिएक्ट करा दिए तो क्या होगा कि ये H और O आपस में मिलकर के वाटर बना लेंगे और ये दोनों मिलकर के सॉल्ट बना लेंगे, तो CaCl2 बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक। वैसे मैं दोबारा बताता हूं, इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डाउट आ रहा होगा कि CaCl बनेगा कि CaCl2 बनेगा, ठीक है, कि Ca2Cl बनेगा, ठीक है। चलो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ये बनेगा कि ये बनेगा कि ये बनेगा, और साथ में ये भी बताना कि ऐसा क्यों बनेगा, CaCl2 क्यों बनेगा, CaCl क्यों नहीं बनेगा, या Ca2Cl क्यों बनेगा, ठीक है। मतलब इन तीनों में से सही वाला कौन सा है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन की सी ऑप्शन, और क्यों ये भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं यूजेस ऑफ एसिड्स। यूजेस ऑफ एसिड्स को हम दो कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। सबसे पहला देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहला ऑर्गेनिक एसिड जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है, लेमन में मिल जाएगा, ठीक है, लाइम्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इट इज
एज अ फूड प्रिजर्वेटिव हम इसको यूज करते हैं और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लाइम की जगह ऑरेंजेस लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो या फिर स्कर्वी डिसीजेस, इनमें अपन यूज करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड को। ठीक है, ये भी एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है और जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है उनको अपने को लगातार कंज्यूम करना होता है, वरना उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि ये जो वाटर सॉल्यूबल एसिड्स होते हैं ना, ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन जो होते हैं, ये क्या होता है, यूरिन के साथ पास आउट होकर के निकल जाते हैं। इसका अगर अपन सोर्स देखें तो सिट्रस फ्रूट्स हैं। ठीक है, सर्टेन टाइप्स ऑफ चेरीज और पेपर में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो एसिडिक एसिड जो कि एप्पल, ग्रेप्स और ब्लैकबेरीज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर अपन देखें तो एसिडिक एसिड को अपन एज अ विनेगर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि फूड को प्रिजर्व कर सकें और साथ में फ्लेवरिंग एजेंट के जैसे भी यूज करते हैं। ठीक है, विनेगर को चाउमीन बनाते वगैरह जो है उसमें भी यूज करते हैं, चाउमीन बनाते टाइम, मंचूरियन बनाते टाइम, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। कभी कभी अपन एसिडिक एसिड को पिकल्स में भी ऐड करते हैं ताकि पिकल्स को प्रॉपर्ली खट्टा बनाया जा सके। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट एसिड है टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड कहां पाया जाता है? ग्रेप्स में पाया जाता है, टैमरिंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, बनाना में, एवोकाडो जैसे फ्रूट्स में भी पाया जाता है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बेकिंग पाउडर में ऐड किया जाता है ताकि बेकिंग, मतलब बेसिकली क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टारिक एसिड प्लस 1 and 2 अनदर सब्सटेंसेस को ऐड करके हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं, जो कि केक बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अगर अपन कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स को देखें, तो इनऑर्गेनिक एसिड्स में सबसे पहला एसिड जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, वैसे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक तरीके से आप देखोगे तो ये हमारे शरीर के अंदर भी पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपको याद होगा तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा। ठीक है, बाथरूम क्लीनर के जैसे भी यूज करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड के मैन्युफैक्चरिंग में भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक इनऑर्गेनिक एसिड है, इसका जो मेजर प्रोडक्शन किया जाता है वो लैबोरेटरीज में किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कभी कभी रेन वाटर में भी थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड मिलता है, तो वो नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या होता है, नाइट्रेट बना लेता है जब वो सॉइल के साथ मिलता है। ठीक है, और वो जो है अल्टीमेटली प्लांट्स उसको यूज करते हैं ताकि वो उसमें से नाइट्रोजन मिट्टी में से निकाल सकें। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड जो कि रेन वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो नाइट्रेट्स बना लेता है जब भी वो सॉइल के साथ मिलता है और अल्टीमेटली प्लांट्स उसको कंज्यूम करते हैं ताकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाए। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट का जो फर्टिलाइजर होता है उसमें भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। और साथ में एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए, जैसे कि टीएनटी या फिर डायनामाइट जैसे सब्सटेंसेस बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक एसिड अगर अपन देखेंगे तो नेक्स्ट इनऑर्गेनिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है इसका? H2SO4 होता है। ठीक, ये स्टोरेज बैटरीज बनाने के काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, पिगमेंट्स, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर, ये सब बनाने के काम आता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में एलम, इन दोनों चीजों में भी अपन सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एसिड है फॉस्फोरिक एसिड, जो कि फर्टिलाइजर्स और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। और लास्ट जो है वो है बोरिक एसिड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, लेदर, पेपर, एडहेसिव और एक्सप्लोसिव जैसी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, वाइडली जो है इसको डिटर्जेंट बनाने में भी यूज करते हैं एंड एज अ फूड पाउडर भी, फूड प्रिजर्वेटिव भी हम यूज करते हैं। वैसे हम लोग बोरिक एसिड का इस्तेमाल कैरम खेलने के लिए करते थे, कैरम में पाउडर डालते थे, बोरिक एसिड होता था वो। ठीक है, तो ये कुछ एसिड्स थे जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन बताया कि वो कहाँ से मिलते हैं और कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में एक टेबल भी दिया हुआ है जिसमें आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से एसिड का मेन सोर्स क्या है, तो आप चाहें तो सिर्फ उतना भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मेन चीज क्या है कि एसिड होता क्या है, तो एसिड होते क्या है, तो एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो जब डिसोसिएट होते हैं तो क्या लिबरेट करते हैं, H+ आयन लिबरेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही करने वाले हैं हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही।